जय हिंद दोस्तों। संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 3 की चर्चा की थी, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 से 18 तक को देख लिया था। हम लोगों ने यह देखा था कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में सिर्फ समानता की बातें कही गई थी, इसलिए हम अनुच्छेद 14 से 18 को समता का अधिकार या समानता का अधिकार कहते हैं। देखिए, यह जो भाग संख्या 3 है उसको 7 भागों में बांटा गया था। जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई थी। लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछता भी है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला आता है अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। देखिए, भाग संख्या 3 में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में भाग संख्या 3 में केवल 6 ही मूल अधिकार हैं। हम लोगों ने 14 से 18 यानी कि समता के अधिकार को पिछले वीडियो में देख लिया था। आइए आज समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आइए समझते हैं अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 हमें बहुत सारी स्वतंत्रता देती है, इसलिए अनुच्छेद 19 को हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के जानते हैं। इसे संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह हम जैसे आम नागरिकों को बहुत सारी अधिकार देती है। देखिए, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट कहता है आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गाली दे दीजिए। यदि मान लीजिए हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो सामने वाले को शान से जीने की भी तो स्वतंत्रता है। तो कहा गया है आपकी आज़ादी सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां दूसरे का मूल अधिकार का हनन न हो रहा हो। यदि आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपके मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा। अतः आप शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगला आता है मौन धारण करने की स्वतंत्रता। देखिए, भारत के किसी बहुमूल्य व्यक्ति के खो जाने पर, जैसे मान लीजिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी या भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के निधन पर हमें जो मौन धारण करने की स्वतंत्रता देती है, वो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट से ही मिलती है। अगला आता है आपका, इसी में चर्चा किया गया है मीडिया की। यह जो मीडिया सरकार का विरोध करती है, आखिर वो किस बेस पर करती है? तो देखिए, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट उन्हें यह अधिकार देता है कि वह सरकार से वार्तालाप कर सकती है, सरकार का विरोध कर सकती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में ही कहा गया है कि पुतला जलाने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए हमको किसी नेताजी का काम पसंद नहीं आया, तो हमें यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत कि हम नेताजी का पुतला जला सकते हैं। हम तो नेताजी का पुतला जला रहे हैं, कोई नेताजी को थोड़ी ना जला रहे हैं। अब देखिए, इसी में कहा गया है कि झंडा लहराने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में मैच हो रहा है, भारत जीत गया। अब हमें यह पूरी अधिकार है कि हम भारत माँ के झंडा को लहरा सकते हैं। आखिर वो अधिकार किसके तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत ही हमें झंडा लहराने की भी स्वतंत्रता है। अगला आता है आपका आरटीआई। देखिए, आरटीआई की मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। यही भारत की इस महान संविधान की खूबसूरती है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ने वाले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। यानी कि आपने देखा कि अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में कितना अधिकार देता है। इसलिए अनुच्छेद 19 को हम संविधान का ऋण कहते हैं। देखिए, संविधान को कितना बेहतर ढंग से सजाया गया, स्टेप बाय स्टेप। इसको सजाने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया था। देखिए, अनुच्छेद 19 के सेकंड में कहा गया है आप सभा कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया था? बोल सकते हैं। सेकंड में यदि आपके बोली को पसंद आएगा तो लोग आपको भी पसंद करेंगे, यानी कि सभा कर लीजिए। लेकिन सभा ऐसा होना चाहिए जिससे देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव न पड़े। अब मान लीजिए आप सभा कर रहे हैं कि भारत में बम कैसे फोड़ना है, यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। यानी कि आप ऐसे सभा नहीं कर सकते हैं जिससे कि देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव पड़े। अनुच्छेद 19 के
थर्ड में कहा गया है कि संगठन करने की स्वतंत्रता। सेकंड में क्या कहा गया था, सभा बना लीजिए। और थर्ड में कहा गया जब आप सभा बनाएंगे लोग आपसे जुड़ेंगे, यानी कि थर्ड में संगठन बना लीजिए। अनुच्छेद 19 के 4 में कहा गया है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि आप चारों ओर घूम सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी बेडरूम में घुस जाएं, या मान लीजिए भारत और चाइना में विवाद हो रहा है तो आप जाके सीमा पर खड़े हो जाएं और कहें ये क्या हो रहा है, हमको भी जरा दिखाओ। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया बोल सकते हैं, सेकंड में कहा गया सभा बनाइए, 3 में कहा गया संगठन बनाइए, और 4 में कहा गया चारों ओर घूमिए। अब मान लीजिए घूमते घूमते रहे हैं और आपको कोई जगह बहुत पसंद आ गया तो आप उस जगह पर बस सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 19 के 5 में कहा गया है आप कहीं पर भी बस सकते हैं। अब देखिए, बस जाएंगे तो आखिर रहेंगे कहाँ, कुछ ना कुछ तो संपत्ति चाहिए। तो अनुच्छेद 19 का 6 में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार। अब मान लीजिए वहाँ पर बस गए हैं, संपत्ति भी हो गई, लेकिन खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 के 7 में कहा गया है कि आप व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यापार मत कीजिएगा जिससे कि देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़े। पता चले कि हमें व्यापार करने का अधिकार है और हम बंदूक का व्यापार करें, बम का व्यापार करें, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब दिक्कत इस बात की थी कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार दिया गया था। अब मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बन रहा है या कोई रेल बिछाते हुए बहुत दूर से आ रहा है पटरी, अब पता चला कि बीच में किसी का घर पड़ गया, अब वो घर देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? नहीं भैया। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हम तो अंधे हैं, सामने कौन खड़ा है, हमको कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो भारतीय संविधान की बातें मानते हैं। और संविधान में क्या कहा गया कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। और आप जानते भी हैं कि जो मूल अधिकार होता है हमसे न तो कोई व्यक्ति छीन सकता है और न ही सरकार छीन सकता है। तो इन सब बातों को देखा गया कि विकास में बहुत बाधा आने लगी। कोई पता चला कि कोई ज़मीन देने के लिए ही तैयार नहीं है और वो बोला कि ट्रैक को तुम मोड़ लो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मोरारजी देसाई ने देखा कि बहुत दिक्कतें आ रही है, तो इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। अतः संपत्ति के अधिकार को फाइनली 44वां संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए समझते हैं अनुच्छेद 20। देखिए, अनुच्छेद 20 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 19 हमारे लिए महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार अनुच्छेद 20 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी पर झूठा FIR कोई कर देता है दुश्मनी के चलते, लेकिन क्या FIR हो जाने पर हम दोषी हो जाएंगे? नहीं रे भैया, जब तक न्यायालय आपको दोषी नहीं कहेगा तब तक आप दोषी नहीं हो सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 में इस बात की चर्चा की गई है कि आप दोषी कब होंगे, आपको सजा कैसे दी जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 20 में 3 बातें कही गई है। अनुच्छेद 20 के फर्स्ट में कहा गया है कि एक गलती की एक ही सजा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी का हाथ तोड़ दिया और 6 महीने की उसकी जेल हो गई, और 6 महीने की सजा काटने के बाद जब आएगा और जज साहब के सामने घूमेगा तो क्या जज साहब उसको दोबारा सजा सुना देंगे? नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 20 के फर्स्ट में कहा गया है कि एक गलती की सिर्फ एक ही सजा मिल सकती है। अनुच्छेद 20 के सेकंड में कहा गया है कि सजा उस समय का कानून के आधार पर दिया जाएगा, न कि पहले और न ही बाद के कानून के आधार पर। जैसे मान लीजिए हम ही हो गया, किसी आदमी का हाथ तोड़ दिया 2020 में, अब 2020 में मान लीजिए हाथ तोड़ने के लिए आपको 6 महीने का जेल होना है, तो मेरा केस तो इतना जल्दी फाइनल होगा नहीं। मान लीजिए केस चल रहा है, 2025 चल गया, 2030 आ गया, 2030 में हमको सजा सुना दिया गया। अब मान लीजिए 2030 में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया कि ये हाथ तोड़ने पर आपको फांसी दे दिया जाएगा, तो क्या हमको फांसी मिलेगा? नहीं रे भैया। देखिए, इसमें कहा गया है कि सजा उस समय के कानून, यानी कि हमने जुर्म कब किया था? 2020 में, और 2020 में हाथ तोड़ने की सज़ा क्या थी? 6 महीने की जेल, यानी कि हमको जेल ही होगी, न कि फांसी होगी। इसीलिए अनुच्छेद 20 में साफ साफ लिखा गया है कि आप जब क्राइम करेंगे तो उस समय के कानून के आधार पर आपको सज़ा दी जाएगी, न कि पहले और न ही बाद के कानून के आधार पर। देखिए, अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। देखिए, जो पुलिस होती है उसकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती है। यदि आपको पुलिस पकड़ती है और आपसे मार मार के जुल्म कबूल करवाती है तो आप कबूल कर लीजिए और जाके कोर्ट में बोल दीजिए, महाराज हमको पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि जेल में रखिए, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि पुलिस मार मार के
और यदि आप जुर्म नहीं किए हैं तो जुर्म को कबूल करवा लेती है। ये समझते हैं अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को इंग्लिश में हम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम से जानते हैं। देखिए लाइफ क्या होता है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि आपको जीने का अधिकार है, यानी कि आपके जीवन को कोई छीन नहीं सकता है और आप अपने जीवन को भी नहीं छीन सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमें जीने का अधिकार है, कोई व्यक्ति एक गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी खूब धुआं दे रही है, यानी कि उसका गाड़ी पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है और हमें अधिकार है जीने का। अब मान लीजिए धुआं है, प्रदूषण फैलेगा तो हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसीलिए पुलिस अनुच्छेद 21 के तहत जिसकी गाड़ी का प्रदूषण फेल होता है उसका चालान काट देती है। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बच गया ना तो आईपीसी की धारा 309 के तहत उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि कहा गया है कि आप न तो किसी की हत्या कर सकते हैं और न ही खुद मर सकते हैं। आप कौन होते हैं? अपने को मारने वाला। इसलिए देखिए अब चर्चा किया गया है हेल्थ की। कहा गया है कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना यह सरकार का कर्तव्य है। आपने कोरोना में देखा भी होगा कि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन वह आपसे एक भी रुपया नहीं लिया। आपने यह भी देखा होगा कि जो छोटका बच्चा होता है उसका तरह तरह का टीका लगता है, वह टीका हज़ारों रुपये में आते हैं, लेकिन सरकार आपसे एक भी रुपया नहीं लेती है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है कि हेल्थ का ध्यान रखना यह सरकार का कर्तव्य होता है। आइए समझते हैं पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राइवेसी। अनुच्छेद 21 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने प्राइवेसी को छुपाए रखें। अब मान लीजिए कोई वीडियो किसी का लीक हो गया, यानी कि वह उसके प्राइवेसी के खिलाफ है, तो आप जाके इसके विरुद्ध केस को लड़ सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें अधिकार देता है कि हम अपने प्राइवेसी को छुपाए रखें। मान लीजिए कोई मेरा मोबाइल है और अचानक कोई आ रहा है और धमकी दे रहा है कि इसका पासवर्ड बताओ नहीं तो हम तुमको मार देंगे, तो अनुच्छेद 21 हमें अधिकार देता है कि हाँ हम अपने प्राइवेसी को छुपाए रखें। जरूरी नहीं कि हम पासवर्ड बता ही दें, मन करेगा तो बताएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बताएंगे। देखिए बाद में क्या किया गया, अनुच्छेद 21 में एक अलग से नया प्रावधान जोड़ा गया 21 का क। उसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो छोटा बच्चा होगा 6 से 14 साल के कम उम्र के बच्चों को शिक्षा फ्री में दिया जाएगा। और ये शिक्षा कौन देगा? तो सरकार अपने पैसा से देगा। जो 6 से 14 साल के जो बच्चा होगा सरकार उसे फ्री शिक्षा देगी। देखिए जो भारत की सरकार है वो सरकारी शिक्षा पर बहुत खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूल में आप भी जानते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। भारत की एक सत्य है, देखिए सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में सभी पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल के देखिए जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं वह बहुत ही शिक्षित होते हैं, लेकिन वह पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यह गलती वो आने वाले पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत कमज़ोर होती जाएगी। अब समझते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में 3 बातें कही गई है जो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला आया और आपको पकड़ लिया, तो आप उससे कुछ सवाल कर सकते हैं। आपको कुछ अधिकार अनुच्छेद 22 देता है, वह 3 अधिकार देता है। आइए उसको समझते हैं। अनुच्छेद 22 के फर्स्ट में कहा गया है यदि आपको पुलिस पकड़ती है तो सबसे पहले आप पुलिस से बोलिए कि वारंट दिखाइए, हमको काहे पकड़ रहे हैं, तो पुलिस आपको वारंट दिखाएगी। बिना वारंट के पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। यदि अपराध बहुत ही खूंखार अपराध है, जैसे मान लीजिए कोई बम ब्लास्ट हो गया, चाहे कोई आतंकवाद पकड़ा गया, तो आतंकवाद नहीं कहेगा कि हमको तुम अथी दिखाओ, वारंट दिखाओ। पुलिस उसको तत्काल पकड़ सकती है, तब वो आपको वारंट नहीं दिखाएगा। लेकिन अपराध हल्का फुल्का जैसे मारपीट का हो गया, तब पुलिस आपको वारंट दिखाएगी और आप वारंट की मांग कर सकते हैं। जब तक आपको यह अधिकार दिया गया है कि जब तक पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी तब तक आप थाना में मत जाइए। देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 22 के 2 में, अब मान लीजिए इसका दुरुपयोग करेगा पुलिस वाला, आपको पकड़ के ले जाएगा और रख देगा थाना में। उसको क्या करना है कि न्यायालय में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए दुरुपयोग न हो। इसके लिए अनुच्छेद 22 के सेकंड में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस वाला 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। देखिए इस 24 घंटे में ट्रैफिक के समय को नहीं गिना जाता है और न ही छुट्टी के दिन को गिना जाता है। अनुच्छेद 22 के थर्ड में कहा गया है
कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। यानी कि मान लीजिए कोई हम ही गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या हमको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि हम अपने पसंद का वकील रख सकते हैं? हमको इतना तक अधिकार दिया जाता है कि आपको जो भी वकील पसंद हो आप उस वकील को रखिए और केस को लड़ सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने आज स्वतंत्रता के अधिकार को देख लिया। आगे हम समझेंगे कि क्या होता है मीसा एक्ट, पोटा एक्ट, टाडा एक्ट और वर्तमान का सबसे खतरनाक कानून रासुका। इसके तहत पुलिस हमें एनकाउंटर करती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।